नरेश, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए सीधे काम की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने देख लिया होगा पीछे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये कुछ नहीं है, ये वो है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो काफ़ी पहले आने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी लेट हो गया, लेकिन फिलहाल अब आ चुकी है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इसकी लास्ट डेट, क्या है, कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी फीस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है फॉर्म भरने की, है ना, फॉर्म भरा जा रहा है हमारा 1/8/2020 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 7/9/2020 तक इसकी वो रहेगी। ठीक है, 7/9/2020 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट, ठीक है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट आपकी 9/9/2020 तक रहेगी। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम डेट, एग्जाम ऑनलाइन होगा और उसकी जो डेट होगी वो फिलहाल बताई जा रही है 27/11 से 14/12 तक। ठीक है, अब जरा फी के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी के लिए फी है 100 रुपये, मात्र 100 रुपये। SC और ST कोई फीस नहीं है, और फीमेल सभी कैटेगरीज के लिए 0 है। ठीक है, कोई फी नहीं है। एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और टोटल पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो टोटल पोस्ट है हमारे पास 5846, जिसमें मेल यानी कि पुरुष वर्ग के लिए है 3902 3902, और फीमेल के लिए है 1944। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करते तो हैं वो है 12th पास होनी चाहिए आप, और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, कुछ टाइम में यूपी पुलिस आने वाली है और साथ साथ यूपी लेखपाल आने वाली है। ठीक है, यानी कि कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए लाखों की भीड़ में आगे बढ़कर एक सरकारी नौकरी लेने के लिए। ठीक है, और आरंभ क्लासेस मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा तब तक जब तक आप एक सरकारी नौकरी नहीं ले लेते। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया होगा, आप भर सकते हैं इनको। तो जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, और अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद कम से कम एक टेस्ट सीरीज जिसमें 15 से 20 पेपर होंगे, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, वो आपको कंप्लीट करा जाए, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको कुछ भी अजीब सा ना लगे। ठीक है, तो अब से जो हमारा फोकस होगा, अब से जो हमारा तरीका होगा करने का, वो हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैं आपको हर चैप्टर के, ठीक है, हर चैप्टर के हर टाइप के कुछ सवाल कराऊंगा। ठीक, और कुछ सवाल कराने के बाद बाकी बचे सवाल उस टाइप के, आपके पास जो कोई भी किताब है आप उस किताब में से कीजिए। ठीक है, और जो सवाल उसमें से नहीं होते हैं, ठीक है, जो सवाल उसमें से नहीं होते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे पिक्चर भेजकर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक डाउट क्लास लूँगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। आपका एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डाउट नहीं रखना है एक भी, चाहे मुझे वीडियो वो एक बनानी पड़े, चाहे दो बनानी पड़े, चाहे 1 घंटा बनानी पड़े, चाहे 2 घंटा बनानी पड़े। ठीक है, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आप मैथ के क्वेश्चन ढूंढो वहाँ पर करने के लिए। ठीक है, मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह से पढ़ेंगे कि एक की बार पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं।
तो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है। अच्छा, संख्या पद्धति के बारे में सबसे पढ़ने से पहले पहले हमें संख्या का पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, किस तरह की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या स्वरूप होता है। तो अगर स्वरूप की बात करें, सबको लेकर चलना है, ठीक है, लेकिन सबको लेकर हम कोशिश करेंगे तेजी से आगे बढ़ने की, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सब साथ चलें और मेहनत कीजिए आप लोग, मैं भी मेहनत करूंगा, आप मुझसे जितनी मेहनत करने के लिए कहेंगे मैं उतनी मेहनत करूंगा, ठीक है। लेकिन सब साथ चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। धीरे धीरे से मतलब इस तरह से कि आपका कोर्स खत्म होना है और एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होना है, ठीक है। तो जरा संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास संख्या के स्वरूप होते हैं। ठीक है, पहला धन पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्याएं, तीसरा ऋण पूर्णांक, चौथा पूर्णांक, पांचवा सम संख्याएं, छठा विषम संख्याएं, सातवां भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, ठीक है। संख्याओं के अगर प्रकार की बात करें, संख्या हमारे इतने प्रकार की होती हैं। धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो हम जरा आज इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई धन पूर्णांक की अगर हम बात करते हैं, वन बाय वन टू करते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी होती है? एक, दो, तीन, चार और अनंत तक। एक से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक जाने वाली सारी संख्याएं हमारी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। आप एक से स्टार्ट कीजिए, और एक से स्टार्ट मतलब आप ये भी हटा देते हैं तो दो, तीन, चार, पाँच, ये भी हमारी धन पूर्णांक है, चार, पाँच, छः, सात, ये भी हमारी धन पूर्णांक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे पास एक से होती है, ठीक है। अब जरा पूर्ण संख्या की बात करते हैं। इसी एक से पहले अगर जीरो में लगाता
ठीक है। इसी एक से पहले अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो मेरे पास अभी पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, धन पूर्णांक आपको पता चली 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अब ऋण पूर्णांक की अगर बात करें, सारी माइनस वाले, ऋण माने नेगेटिव, धन माने पॉजिटिव नंबर। ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर, ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर, यानी कि -1, -2, -3, -4, माइनस या माइनस वो माइनस ये माइनस वो, सारी चीजें हमारे ऋण पूर्णांक होती है। ठीक है, अब अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो इन तीनों का सम्मिलित रूप हमारा पूर्णांक बन जाता है। कैसे? ये तो हमारा 0 हो गया है ना, 0 से आगे हमारी 1, 2, 3, 4 अनंत तक जा रही है, और इससे पीछे -1, -2, -3। ठीक, ये हमारी पूर्णांक होते हैं। आपकी 0 हो गई है ना, पूर्ण संख्या है आपकी, फिर ये सारी हो गई धन पूर्णांक, आपकी ये हो गई ऋण पूर्णांक। इन तीनों को मिलाकर जो हमारे पास एक नंबर सीरीज बनती है वो हमारे होते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब जरा सम संख्या की बात करें। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 से कटने वाली सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये सारी हमारी सम संख्या हो गई। विषम संख्या की बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और अनंत तक। ठीक है, सम संख्याएं जो 2 से कटे और विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट होने वाली अनंत तक जाने वाली सारी संख्या हमारी धन पूर्णांक होती है, पॉजिटिव। अगर उन्हीं पॉजिटिव नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4 हमारी ऋण पूर्णांक होती है। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर हमारे पास जो सीरीज बनती है वो हमारी पूर्णांक बनती है। ठीक है, सम संख्याएं की बात करते हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे वो हमारी विषम संख्या होती है। ठीक है, ये तो 6 हुई। अब बाकी के 6 के बारे में भी बात करते हैं। आप इसको देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है लिखिए, और फिर आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, अब आता है हमारा भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं यानी कि वो संख्याएं जो खुद से, एक से तथा इन दोनों के अलावा किसी और एक संख्या से कटे वो हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में बताऊं, 4। ठीक है, ये 1 से भी कट रही है सॉरी, 4 से भी कट रही है, लेकिन इनके अतिरिक्त सॉरी, ये 2 से भी कट रही है ना। तो वो संख्याएं जो खुद से, एक से तथा किसी या किन्हीं अन्य संख्या या संख्याओं से कटे। ठीक है,
जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास एक और एग्जाम्पल है 8। मुझे भाज्य देखना है, यानी कि ये 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है ना। तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी, यानी कि जो खुद से और 1 के अतिरिक्त अगर किसी और से कटती है, जो खुद से और 1 के, एक नंबर से, ठीक है, किसी और से कटे तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। वह संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से कटे या भाग हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास 3, ये सिर्फ 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य है। जैसे 5 की बात करें खुद से, 1 से, 13 की बात करें खुद से और 1 से, ठीक है। तो ये हमारी अभाज्य होगी। अब जरा मुझको बताइए, ये मेरी 9 जो है, ये मेरी अभाज्य है या भाज्य है? ये मेरे पास 9 है, तो जरा मुझे बताइए भाज्य या अभाज्य है, ठीक है। तो देखो जरा, भाई ये 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है, लेकिन उसके अलावा 3 से भी तो कट रही है, तो ये हमारे पास भाज्य है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये 11 आ जाए, तो ये 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, इन दोनों के अलावा किसी से नहीं कट रही, तो ये हमारी अभाज्य है। भाज्य और अभाज्य में पता चला, भाज्य जो अपने और 1 के अलावा किसी और संख्या से कटे वो भाज्य, और अभाज्य जो अपने और 1 के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य, ठीक है। अच्छा, इसमें याद करने वाली क्या बात है, इसी को हम ऋण संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में अभाज्य आता है तो आपको सबको पता है अभाज्य क्या होता है, लेकिन ऋण का नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर ऋण भी आता है तो इसका मतलब होता है वो अभाज्य के लिए पूछ रहा है। वो पूछ लेता है कि 4, 9, 13, इन संख्याओं में ऋण संख्या बताइए, यानी कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है वो। अब अभाज्य संख्या है यानी कि जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से ना कटे। जरा इसको देखते हैं, भाई ये तो मेरा 1 से खुद से तो कट ही रहा है, लेकिन ये 3 से भी तो कट रहा है, ये मेरा 5 से भी तो कट रहा है, तो ये तो मेरी भाज्य बन गई, ठीक है। इसकी बात करते हैं, खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन उसके अलावा 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ये भी हमारी भाज्य हो गई, है ना। इसके लिए बात करते हैं, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो ये भी हमारी भाज्य हो गई। केवल 13 ऐसा है जो 1 से और खुद से कट रहा है, तो ये हमारी अभाज्य हो गई, ठीक है। अभाज्य और भाज्य का पता चला है ना, ठीक है। अभाज्य को ऋण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अच्छा इसको मैं मिटा दूं ना, ओके, ठीक है, तो इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, एक सवाल, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन जो बार बार आता है और बार बार लोग उसको गलत करके आते हैं, क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये याद रखना इसको हमेशा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी हमेशा 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, इसके अलावा
बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी विषम होगी। ठीक है, केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमारी सारी विषम होंगी। ये तो सम नंबर हो गया ना, सम डिजिट हो गई। इसके अलावा जितनी भी होंगी, जैसे 8, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 नहीं 23 और 19 भी आता है इसके बीच में। ठीक है, सारी की सारी हमारी अभाज्य होंगी। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, और अभाज्य संख्या को ऋण संख्याएं भी कहते हैं। और क्या डिफरेंस है दोनों में, भाज्य अभाज्य में? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है, उसके अतिरिक्त सारी संख्याएं जो विषम होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आपने अभी भी पढ़ी है, जो खुद से और एक से कटे वो अभाज्य संख्याएं। सह यानी कि साथ साथ चलने वाली, यानी कि वो जोड़ा बना के देगा आपको। जोड़े से मतलब आपको दो संख्याओं का भी जोड़ा हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उसने जोड़ा बना दिया मेरे पास 3 और 2। ठीक है, ये भी हो सकता है 2 डिजिट का, सॉरी 2 नंबर का, और ये भी हो सकता है कि 11, 13 और 17 3 नंबर का, या 5 नंबर का। ठीक है, तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी नंबर का वो दे सकता है। तो सहभाज्य होती क्या है? सहभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या है जिनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो। ठीक है, सहभाज्य संख्या यानी कि वो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इनको ऐसे मान लीजिए, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को काटे, वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन 6 के 6 को काटे, वो सिर्फ एक संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 हमारे पास। ठीक है, जरा देखो, इन दोनों को काटने वाले सिर्फ 1 है, कोई और तो नहीं है ना। इन तीनों काटने वाले, एक 11 को भी काटेगा, 13 को भी काटेगा, 17 को भी काटेगा, सिर्फ 1 ही है ना। और कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन तीनों काट देगी। ऐसी जरा इसका ये 3 को, एक 3 को भी काटेगा, एक 5 को भी, एक 7 को भी, एक 11 को भी, 29 को भी, 31 को भी। इस एक के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जो इन सबको काटेगी। ठीक है, यानी कि वो एक संख्या जो इन जोड़ों को, चाहे ये 2 नंबर का हो चाहे 200 नंबर का हो, वो एक संख्या जो उन सबको, सिर्फ एक संख्या जो उन सबको काटे। ठीक है, और वो संख्या सिर्फ 1 हो। ठीक है, सही है ना? देखना अगर होता है तो वरना मैं फिर से बता दूंगा इसको। ठीक है, चिंता ना करो, चिंता ना क्या करो, बताएंगे यार। आपका मैथ कंप्लीट कराना है और इस तरह से कराना है ताकि फिर आपको पढ़ना ना पड़े। मैं कह रहा हूँ, इस बात को बार बार कह रहा हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करो आप भी पढ़ने की, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। सहभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्याओं का जोड़ा जिनको सिर्फ एक संख्या काट सके, वो हो 1। इसके अलावा किसी अगर कोई और संख्या काट रही है, मान लीजिए मेरे पास संख्या बन के चलती है 3 और 9। ठीक है, तो इन दोनों को एक तो काटेगा ही काटेगा भाई, एक इसको भी काटेगा, एक इसको भी काटेगा, लेकिन इन दोनों को 3 भी तो काटेगा ना। ठीक है, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है,
अब इसी 3 की जगह पर अगर मेरे पास 5 आ जाए या 4 आ जाए, अब इन दोनों संख्याओं को काटने वाली सिर्फ एक संख्या चाहिए मुझको, ठीक है, वो संख्या है सिर्फ एक। एक इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ये हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है, पक्का। चलिए आगे करते हैं, सहभाज्य संख्या हो गई ना। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं यानी कि वो संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं यानी कि वो संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में ले सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमारी होती है p बटे q, जहां q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, कोई भी संख्या हमारी बटे में हो, ठीक है, वो हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास परिमेय संख्या, मान लीजिए आप दो भी परिमेय संख्या है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे मैं एक मान लूँ रहेगा तो अब भी दो, ठीक है, तो चाहे मैं नीचे एक लगाऊं या ना लगाऊं, यानी कि ये दो मेरा परिमेय संख्या है, 3 मेरा परिमेय संख्या है, या 4/5 मेरा परिमेय संख्या है, 9/2 मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है, तो जो भी संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और अब आगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए आ गया है, सिर्फ ए का डिफरेंस है, ठीक है, तो होता है ना जैसे कि चलिए छोड़ो उसको, बाद में देखते हैं। जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, या हम जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास √3 होता है, √5 होता है, ठीक है, √2 होता है, -√2 होता है, -√3 होता है, कोई भी संख्या है हमारी ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसमें याद रखने वाली क्या बात है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो रख के दे देगा 0 1 2 3, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली या तो इसको लगाएंगे इसको लगाएंगे, लेकिन अगर उनको पता नहीं है, आपको पता है तो आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है, ठीक है। इसी तरह से ये पाई जो हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या देता है कि अपरिमेय संख्या बताइए तो उसमें एक पाई होगा तो आप पाई पे लगाइए, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं
जितनी भी परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या आपको पता ही है कि 3/5 हुआ या 4/5 हुआ, यानी कि p/q वाले फॉर्म में आई हुई है, और p हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और √2 हुआ या √3 हुआ या -√2 हुआ या -√3 हुआ, अच्छा ये भी माइनस में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ संख्याओं के बारे में पढ़ा है, क्योंकि हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है संख्या पद्धति, और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने बेसिक नॉलेज इकट्ठा करी है। अगली बार से नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, और हर टाइप का सवाल मैं करूँगा, ठीक है, कुछ सवाल मैं करूँगा, और उसके बाद उस टाइप के सवाल आप अपनी किताब, किसी भी किताब से कीजिएगा। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर जो सवाल आपसे नहीं होते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ सवाल ना हो, हर कोई होता है, ठीक है, तो वो सवाल मैं, अच्छा मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7983696936, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे अपने सॉरी जो भी प्रश्न आपसे नहीं होता है, आप मुझे पिक्चर खींचकर इस पर भेजिए, और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं वो सारे के सारे, आपका एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी, ठीक है ना, सारे किए जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों को मैं एक डाउट क्लास लूँगा, और आपके सभी प्रश्न मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, और मेहनत कीजिए।